यदि किसी पुस्तकालय में पढ़ने वाले लोग ही ना हो तो वहाँ की तमाम पुस्तकें धूल की तह में दबती चली जाती हैं। आगे चलकर समाज के कुछ नवचेतन नौजवान जो इतिहास को जानना चाहते हैं अपने इतिहास को रोडवेज की बसों में बिकने वाली 4 पन्नों की सस्ती किताबों में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यह उसी प्रकार होगा जैसे हम विज्ञान और इतिहास के ज्ञान को हजारों सालों से चलती आ रही दादी और नानी की कहानियों में देखते आ रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के एक नए पड़ाव की, यानी कि मगध की। तो मैं विजय बोध आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हम लोग 24x7 पर। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आप सब परिचित हैं। योगेश कुमार जी नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसे मैं बता चुका हूं, हम मगध के विषय में बात करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम भारत के इतिहास को कई पड़ावों में समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक मगध रहेगा, क्योंकि जनरली हम सब ने देखा है किस्से कहानियों में, फिल्मों में या भारत के इतिहास में भी मगध का एक विशेष नाम सुनने को मिलता है। तो इसी मगध को, क्या मगध है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके पीछे इतिहास रहा है, आज योगेश कुमार जी की मदद से हम सब जानने की कोशिश करते हैं। तो योगेश कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में भी हम बता चुके हैं कि भारत का इतिहास काफ़ी प्राचीन है और उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र हमने किया था। तो 16 महाजनपदों में एक मगध भी एक है। तो आज जो हम मगध पर चर्चा कर रहे हैं, आखिर 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों, आखिर मगध की क्या विशेषता है और इसकी स्थापना के विषय में आप थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल विजय जी, जब हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें मगध प्रथम स्थान पाता है। जैसा भी आप लोग बता रहे हैं या फिर हम अपने पिछले अंकों में भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जब पहली बार राज्यों का उदय होता है तो हमें बौद्ध ग्रंथों से एक सटीक जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। ये 16 महाजनपद आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि एक अपने आप में स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मगध एक सबसे शक्तिशाली राज्य उभर कर आता है और मगध के बारे में इतिहास लेखन हुआ है। उसी के बारे में मैक्सिमम जो हमारे पास में जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चाएं की गई है। तो बाद में हम देखते हैं मगध के जो राजवंश हैं, आगे चल के जैसे हम मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हैं या सम्राट अशोक हैं। फिर उसके बाद हम शिशुनाग वंश की बात करते हैं, उसमें पुष्यमित्र शुंग हैं। उसके बाद हम गुप्तों की बात करते हैं, तो गुप्त तक आते आते लगभग हम 6वीं-7वीं शताब्दी तक आ जाते हैं। और ये जो सारा इतिहास है ये मगध से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो इसलिए 16 महाजनपदों में हम मगध को लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो एक महत्वपूर्ण राज्य है और हमें ये कहते हुए आश्चर्य नहीं होता है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो एक्चुअल में किसी और राज्य का इतिहास नहीं है, वो बल्कि मगध राज्य का इतिहास है जी। तो आपने जैसे बताया मगध राज्य का इतिहास है, काफ़ी प्राचीन इसकी वो है। दर्शकों में आपको जरूर बता दूं, जो मगध का जिक्र हो रहा है वर्तमान में भारत के नक्शे में, आप जो बिहार का पटना का और गया का क्षेत्र देखते हैं वो उसको पहले मगध कहा जाता था। तो अच्छा, अगर योगेश कुमार जी हम इन बातों को मान भी लें, अगर ये प्रश्न उठ जाता है कि मैं कैसे इन बातों को मान लूँ, क्या इनकी सत्यता है, क्योंकि सिर्फ सुनने से बात को मानना ठीक नहीं रहता है। तो अगर हम इन पे सत्यता की बात करें तो क्या प्रमाण है कि ये जो बातें हैं ये सब चीज़ें प्रमाणित हैं? विजय जी, हम ये हर अंक में अपने बात करते आ रहे हैं कि जो इतिहास है वो जो प्राचीन इतिहास है, जिस समय पर हमारे पास में जो साक्ष्य हैं वो बहुत कम हैं या उसे समझने में थोड़ा दिक्कत है, तो उनके लिए हमारे पास में कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम साहित्यिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं और इसी तरीके से कुछ आर्कियोलॉजिकल या 1-2 प्रकार के और एविडेंस हम रखते हैं। तो इसमें जो मगध की बात कर रहे हैं हम आज, उसमें साहित्यिक जो स्रोत हैं हमारे, उनका स्थान बहुत ज़्यादा है। और साहित्यिक
जो स्रोत है हमारे, उसमें हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 3 प्रकार के थे। जैसे भारत की परंपरा रही है, एक ब्राह्मण ग्रंथ परंपरा है, दूसरी जैन ग्रंथ परंपरा है, और तीसरी जो है हमारी वो बौद्ध ग्रंथ परंपरा है। तो इन तीनों ग्रंथों से हम लोग जानकारियाँ जुटाते हैं उस समय की। तो जो सबसे पहली जानकारी है उसे हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से शेयर करेंगे, उसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य से उसे पुष्ट करने की कोशिश करेंगे इस समय जी। तो जैसे आपने ब्राह्मण ग्रंथ की बात करी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये वैदिक वंश की आप बात कर रहे हैं, तो आप मतलब उसमें सब में मगध का जिक्र है, आप इस तरह ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में जब हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो ये वैदिक ग्रंथ भी कहलाते हैं। वैदिक ग्रंथ इसलिए पड़ा ब्राह्मण ग्रंथों का नाम क्योंकि ये वेद पर आधारित ग्रंथ हैं, और ऐसा मानते हैं सारी दुनिया के लोग कि जो आज के वर्तमान समय में सबसे प्राचीन उपलब्ध बुक है हमारे पास वो वेद हैं, वेद में भी ऋग्वेद। तो अगर हम मगध के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद में केवल एक चर्चा भर की गई है, कीकट नाम लिया गया। तो ऋग्वेद में एक श्लोक है, उसमें कीकटों का देश करके मगध को बोला गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मगध के लिए है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि उस समय पे जो ऋग्वेद के लोग हैं वो मध्य एशिया के आसपास रह रहे हैं, और उनका जो संबंध है हम पिछले अंक में भी जैसे चर्चा कर चुके हैं, वो साल्ट रेंज या जो ऊपरी हमारा सिंधु नदी घाटी है उसके पश्चिम वाले हिस्से में वो रह रहे हैं। तो वो जब कीकटों की बात करते हैं तो वो पूरे के पूरे जो नागवंशी लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, ना कि मगध के बारे में। उसके बाद जब हम ऋग्वेद से हम चलते हैं आगे तो अथर्ववेद में आते हैं। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से नाम इसका मिल जाता है। तो एक श्लोक है उसमें जिसमें कुछ कल्पना की गई है, बुरी बुरी कल्पना की गई है कि वो एक ज्वर नाम के देवता को अनाउंस करते हैं बुखार के नाम पे, कि भाई जो वहाँ ज्वर देवता हैं वो वहाँ फैलेंगे मगध में, तो हमारी इसमें मदद होगी। इस तरीके की चर्चाएं हैं अथर्ववेद में। वो ये अथर्ववेद में मगध का स्पष्ट उल्लेख होता है। फिर पुराण आते हैं, पुराणों में इनकी कुछ वंशावलियाँ शुरू होती हैं। तो पहला वंश पुराणों से हम लोग वैदरथ वंश से लेते हैं। वो चर्चा करते हैं कि वैदरथ जो था वो प्रथम राज्य रहा था जिसका शासन था मगध के अंदर, और उन्हीं में एक बहुत फेमस नाम है उसी वंश का, वैदरथ वंश का, जरासंध। तो वो ये मानते हैं कि जरासंध प्रथम शक्तिशाली एक राजा हुआ है जो मगध के शासन पे गद्दी पे शासन करता था अपना। तो बाद में पुराणों से और भी चीज़ें पता लगती हैं कि पहले वैदरथ वंश था, उसके बाद उसके ख़त्म होने के बाद प्रद्योत वंश आता है, ये भी पुराणों की जानकारी है। और प्रद्योत वंश के बाद वो शिशुनाग वंश की बात करते हैं। तो हमें शिशुनाग तक आते आते फिर हम मगध की जो हायरार्की है पूरी एक शासन वंशावली है उसके बारे में हमें पता लगता है। तो एक स्रोत तो हमारे पास ये है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का। दूसरी तरफ जैनियों का है। जैनी अलग अलग बुकों में अपनी बात करते हैं अपने अपने ग्रंथों में। तो आप लोगों को पता होगा जो जैनी के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभदेव हैं। तो ऋषभदेव को वो नाग जाति से बिलोंग करते हैं, और बाद में ये उल्लेख करते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हैं हमारे, उनमें से लगभग 20 तीर्थंकर वो मगध की धरती पर पैदा हुए हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं नागवंश से। तो इस तरीके की चर्चाएं जैन ग्रंथों में मिल जाती हैं। अगर कुछ स्रोत हमारे श्रोता चाहेंगे कि वो स्रोत कौन से हैं तो हम उन्हें कुछ किताबों के नाम सजेस्ट कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम वो किताब बता सकते हैं। फिर बाद में जो है बौद्ध ग्रंथ आते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों की जो वंशावली है मगध के संबंध में वो बहुत सटीक है। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध के बाद बौद्ध संगति हुई है वो एक प्रमाणिक हमारे पास में स्रोत थी। तो पहली बौद्ध संगति जो होती है वो हमारी अजात शत्रु के समय पर होती है, और दूसरी बौद्ध संगति हमारी
कालाशोक या काक वर्ण के समय को होती है। तो इनके बीच में लगभग 100 साल का अंतर है। तो ये जो वंशावलियाँ हैं हमारी कि कौन पहला राजा आया कौन नहीं आया, इसकी सटीक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। और उसमें निसंकोच किसी भी टाइप का लेखक हो, वो किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, वो बौद्ध ग्रंथों को प्रमाणिक रूप से मान लेता है कि बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग मगध का जो प्रथम राजा होता है वो हर्यक वंश से बनता है। बाकी वैदरथ वंश और प्रद्योत वंश या उसके बाद के जो शिशुनाग वंश है उनकी वंशावलियों का संबंध बौद्ध ग्रंथ अलग अलग तरीके से वर्णित करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो संगति हुई थी बौद्ध संगति, वो एक प्रमाणिक स्रोत है हमारे पास में। और मगध में कौन कौन से राजवंश आए हैं उनका हिसाब हम बौद्ध संगतियों के आधार पर लगा सकते हैं। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि मगध की जो स्थापना की बात है तो वो जैन ग्रंथों में भी देखने को मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में भी, और वैदिक ग्रंथों जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं मिलती है। ये बात हुई स्थापना की। तो मैं जानना चाहूँगा योगेश कुमार जी कि जो मगध है इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ और क्या क्या विशेषता हैं जिसकी वजह से हमें आज इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। तो योगेश कुमार जी, जैसे आपने स्थापना के विषय में बताया, ग्रंथों में जिक्र भी बताया, एक नाम बार बार सुनने को आ रहा है वंशावली में, नागवंश। तो नागवंश क्या है और मगध से इसका क्या संबंध है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिएगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विजय जी। और हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि नागवंश का अस्तित्व जो है इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। नागवंश का बहुत सीधा सीधा संबंध हमारे मगध से है और बाद तक ये चलता रहता है। हम इस पर बाद में भी कोई एक अंक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल में चूँकि क्वेश्चन उठता है तो इसलिए चर्चा करते हैं। भारत की जो आदिम जातियाँ रही थी, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही, निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, या फिर ये कहें कि जो इंडस सिविलाइजेशन के समकालीन रही हैं, तो इस टाइप की जो लोग रहे थे उनके वंशज नागवंशी कहलाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो भारत में अलग अलग हिस्सों में नाग की पूजा करते थे, इस वजह से उन्हें नागवंशी बोला जाता है। तो ये जो हम बार बार कर रहे हैं कि मगध में नागवंशी जैसे वैदरथ वंश हैं, या बाद में हम लोग शिशुनाग जैसे नाम से ही पता लगता है तो शिशुनाग वंश हैं, वो शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद भी कुछ लोग हैं, जैसे हम ऋषभ देव की बात कर रहे थे, उसमें वो नागवंशी हैं, या नेमिनाथ हैं वो भी नागवंशी हैं। तो इस बात से पता लगता है कि भारत में नागवंशी थे मूल राजा, और मगध जो है उन्हीं की किस्से कहानियाँ हैं और उन्हीं का एक उपलब्धि है। तो कौन कौन सी उपलब्धि होंगी ये भी हम किसी दूसरे अंक में चर्चा करेंगे। तो नागवंश का अस्तित्व पूरे भारत में है। जैसे हम जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो आज आप अभी भी देखते होंगे एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो नाग से पता लगता है। ऐसी जैसे हम बात करते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का पार्ट है, उसमें एक शेषनाग नाम की झील है जहाँ से सतलुज नदी का या उसके आसपास की जो सहायक नदी है उनका उद्गम स्थल माना जाता है। तो शेषनाग नाग से संबंधित है। तो जैसे साउथ में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है, वो आज भी अस्तित्व में है, पुराने समय से चलती आ रही है। इसी तरीके से विंध्याचल का जो क्षेत्र था वहाँ पे एक शिव की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखने वाली नाग जातियाँ रहती थी। आज शायद मुझे लगता है उनसे प्रेरित जो कांवड़ है वो ली जाती होगी। तो पूरे भारत में मुंडा या उस टाइप की जो जनजातियाँ हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा तक चले जाते हैं तो उनमें भी इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये बात हम पिछली बार भी कर चुके हैं कि ये लोग साउथ तक जाते जाते अंडमान निकोबार तक इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो मगध जो है वो नाग जातियों की, उनकी उपलब्धियों की कहानी है। और भारत में जो प्राचीन इतिहास है वो आप ये देखेंगे कि उनका नाग जातियों का इतिहास है। तो हम इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे। जी,
तो दर्शकों आपने तमाम जानकारी ली, और चूँकि मगध या इतिहास एक ही एपिसोड में ख़त्म होने वाला विषय नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। अच्छा योगेश कुमार जी, एक और चीज़ बताइए, अगर हमारे दर्शक चाहें और ज्ञान को बढ़ाना या कुछ भी, जैसे हम शुरू में स्टार्टिंग में हमने बताया था कि तमाम तरह की पुस्तकों पर धूल की तह चढ़ी आती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसी किताबें हैं जो जिनमें हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी मिल सकती है, तो थोड़ा सा अगर कोई किताब ऐसी हैं तो आप जरूर बताएं। बिल्कुल, जैसे हम जैन सूत्र की बात करते हैं तो उसमें कुछ स्रोत करके नाम आते हैं जैन ग्रंथों में, और वर्तमान में मेरे पास में एक बुक का नाम है वैजनाथ सिंह विनोद। ये BHU में प्रोफेसर रहे हैं और ये 1954 की बुक पब्लिश है, तो काफ़ी रिसर्च करके वो लिखी गई है, तो दर्शक उसे भी देख सकते हैं। या एक KC श्रीवास्तव की बुक आती है प्राचीन इतिहास में, या रोमिला थापर हैं। इस तरीके के और भी किताबें हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लेखकों का अपना एक व्यू होता है, तो उस व्यू से परे भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास कोई एक सर्टिफाइड इतिहास नहीं कहा जा सकता है कि किसी ने भी लिखा और उसे हमने मान लिया। उसमें अभी बहुत खोज की गुंजाइशें हैं, और ये हमारा जो अंक है ये उसी का एक प्रयास भी है। तो लोग अपने आप से भी प्रयास करेंगे, इन किताबों को पढ़ेंगे और जाने समझेंगे, और मेरे ख्याल से हमारे अंक की तभी सार्थकता बढ़ेगी। तो बाकी कुछ लोग अगर कमेंट में अगर चाहते हैं तो हम और भी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, तो कमेंट में अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि कुछ किताबों का नाम योगेश कुमार जी ने बताया, लेकिन इतिहास को समझने के लिए किताबों का ज्ञान और अपना विवेक दोनों ही बहुत ज़रूरी है, तभी हम इतिहास को भली भांति समझ पाएंगे। मगध से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही समापन करेंगे, और योगेश जी धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, और मगध के विषय में आपको रेगुलर जानकारी अगले वीडियो में हमारी मिलती रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले अंक में। धन्यवाद।